नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य विधि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कौटिल्य विधि के द्वारा एक शानदार श्रृंखला तुम्हारे लिए चलाई जा रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। इससे पहले जितने भी एपिसोड्स आए बहुत ही ज़बरदस्त रहे और आप लोगों का प्यार भी बहुत अच्छा मिला। आप लोगों ने बहुत अच्छे से भी देखा, ऐसे ही इन्हें देखते रहें और हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा इस एपिसोड का मुख्य जो पॉइंट हैं वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री कहलाए, और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात करेंगे। करते हैं शुरू, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 13वें प्रधानमंत्री बने 2004 में। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन इलेक्शन हुए 2004 में और जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो सत्ता से निकल जाती है। कांग्रेस पुनः एक बार फिर से सत्ता में वापस आती है और कांग्रेस की ओर से जो प्रधान सेनापति बने या प्रधानमंत्री बने वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, उसके बाद इनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए, इनके कार्यकाल में किए गए, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे। यानी हम कह सकते हैं भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में 1982 से 85 तक इन्होंने कार्यभार संभाला और 1985 से 1987 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, जो आज नीति आयोग बन चुका है, इसके ये उपाध्यक्ष भी रहे। और 1990 से 91 तक प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे, यानी कि आर्थिक सलाहकार भी रहे। इसके तुरंत बाद 1991 से 96, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने थे, उन्होंने वित्त मंत्रालय का भी पदभार संभाला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 1991 में जिस समय देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, देश में विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म हो चुका था, उस समय भारत के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी। उस समय भारत के आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे बस मनमोहन सिंह। ना तो ये लोकसभा के मेंबर थे, ना ही ये राज्यसभा के मेंबर थे। लेकिन भारत में इतना बड़ा आर्थिक संकट आ रहा था, उसके लिए पीवी नरसिम्हा राव ने अगर सबसे बढ़िया कोई काम किया था तो इन्हें वित्त मंत्रालय देकर किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे, बहुत अच्छे प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया करते थे। अचानक से पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने निर्णय लिया और इन्हें वित्त मंत्रालय दे दिया। लेकिन हमारे यहां अगर किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनना है तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर तो बनना ही होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा के मेंबर थे, ना राज्यसभा के मेंबर थे, फिर भी इन्हें वित्त मंत्रालय का पद दे दिया, यानी ये वित्त मंत्री बन चुके थे। तो हमारे यहाँ यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर 6 महीने तक रह सकता है, जब तक वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर मिनिस्टर की पोस्ट पर रहना चाहता है तो वो 6 महीने तक रह सकता है बिना किसी सदन की सदस्यता के। लेकिन 1991 में ही इन्हें असम से राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, यानी ये परमानेंट हो चुके थे कि 6 साल के लिए तो रहेंगे और 5 साल का गवर्नमेंट का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सांसद बने और वहीं से ये मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव इनके बारे में देखा जाए, जैसे ही आए तो आलोचनाएं भी उस समय खूब हुई। इनके द्वारा ही भारत में एलपीजी का सिस्टम लाया गया। एलपीजी सिस्टम भारत में लाया गया। इससे पहली वीडियो जो हम पीवी नरसिम्हा राव वाली पढ़ी है उसमें हमने बड़े अच्छे से इसके बारे में बात की है। एलपीजी सिस्टम लाया गया और ये एलपीजी सिस्टम 1991 में लाया गया, 1991 में। हालांकि प्रारंभिक चरणों में जिस समय एलपीजी सिस्टम लाया गया था, इनका बड़ा विरोधाभास हुआ था, बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा था। लोगों ने यहां तक कह दिया था कि यह एलपीजी सिस्टम देश को बर्बाद कर सकता है। लेकिन इसके आंकड़े, इसके अगर रिजल्ट देखे गए तो वो 2 वर्ष बाद देखे गए। 1993 से इसके रिजल्ट सबके सामने आने लगे थे और यहीं से लोग इनसे प्रभावित हुए। इसीलिए एक बात और कभी कभी आपके प्रश्न पत्रों में आ जाता है कि भारत में उदारवादी अर्थशास्त्र का जनक या अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति रहे जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे,
आर्थिक सलाहकार भी रहे, इसके अलावा वित्त मंत्री के पद पर भी रहे। 1999 में इलेक्शन हुआ, 1999 में 1999 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन लड़े लेकिन इलेक्शन में हार गए, लोकसभा का इलेक्शन हार गए। 1999 से 2004 तक बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी की ओर से सत्ता में रहे, प्राइम मिनिस्टर के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी रहे। लेकिन 2004 का जब इलेक्शन हुआ तो ये इलेक्शन ही नहीं लड़े, ना ये लोकसभा का इलेक्शन ना राज्यसभा का इलेक्शन। 2004 में यूपीए गवर्नमेंट आई, यूपीए की सरकार आते ही प्रधानमंत्री का प्रपोजल लेने के लिए आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। बाद में इन्हें असम से ही राज्यसभा की सदस्यता दिलवा दी, तो इसलिए अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि प्रधानमंत्री के पोस्ट का कोई डर नहीं था कि 6 महीने के बाद कहीं हटना ना पड़ जाए, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर बन चुके थे। जैसे ही सत्ता में आए, सत्ता में आते ही सबसे बड़ा काम जो एक प्रकार से कहते हैं यूपीए का एक प्रकार से मैनिफेस्टो हुआ करता था, जो सबसे बड़ा काम था राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इन्हीं के समय आया। और भारत में ये सबसे बड़ा अधिकार हुआ करता था जनता के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे हम आरटीआई कहते हैं। आरटीआई एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट लेकर आई, जो पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट इन्हीं के सरकार के द्वारा लाया गया। हालांकि इसके प्रयासरत बहुत लोग थे। एक थी एमकेएसएस एनजीओ हुआ करता था, जिसे हम बोलते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन था। इनकी अरुणा रॉय ये पूर्व आईएएस हुआ करती थी। इन्होंने क्या दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। इन्होंने एमकेएसएस एनजीओ चलाया था। इस एनजीओ के तहत ही इन्होंने बड़ी मेहनत की थी आरटीआई के लिए। इसके अलावा एक एनजीओ और चला था आरटीआई के लिए, जिसका नाम था परिवर्तन एनजीओ। ये परिवर्तन एनजीओ चलाया था, इसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चलाया गया था, जबकि ये दोनों के दोनों ही एनजीओ आरटीआई के लिए थे कि भारत में आरटीआई स्थापित हो। हालांकि वो सपना पूरा हो चुका था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। 2004 में सत्ता में आए, 2005 में आरटीआई एक्ट लेकर आए, और बड़े अच्छे से सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं। इनका कार्यकाल सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2008 आया, इसे हम कह सकते हैं भारत के लिए बहुत बड़ा काला दिन भी हो सकता था, जहां 150 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी गईं। ये अटैक हम कभी नहीं भूल सकते। ये अटैक हुआ, जिस अटैक को कहा जाता है, जिस अटैक को नाम दिया जाता है मुंबई अटैक, जिसे हम ताज अटैक कहते हैं, 26/11। ये दिन पूरे भारत को रुला कर गया था। 26/11/2008 पाकिस्तान से 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि ये भारत का प्रधानमंत्री एपिसोड चल रही है, मैं भारत का प्रधानमंत्री, हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ बात करने वाले नहीं हैं। जैसे ये एपिसोड खत्म होने वाला है, मैं भारत का प्रधानमंत्री, इसके बाद भारत में होने वाली सभी विशेष घटनाओं के बारे में एक एपिसोड आपके लिए जरूर आएगा। उसमें कोई भी स्कैम हो सकता है, उसमें कोई भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है, वो संसद पर हमला हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हम ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे, पर थोड़ी थोड़ी बातें हम इनमें करते हैं। 10 आतंकवादी कराची शहर से चलते हैं भारत पर अटैक करने के लिए। 10 के 10 युवा थे, सब हथियारों से लैस थे। वो इंडियन नेवी को चकमा देकर मुंबई में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने इंडियन नेवी को चकमा इस प्रकार दिया कि किसी भारतीय, जिसमें 4-5 नाविक थे जो भारतीय थे, उनकी हत्या कर दी, उनकी नाव को चुरा लिया, उनसे छीन लिया, और उस नाव के द्वारा वो भारत में मुंबई में आ गए। सपनों का शहर कहा जाता है मुंबई को, जो सबसे सुरक्षित भी शहर माना जाता था मुंबई को, और उससे भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता था ताज होटल को। 10 युवा भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इन 10 युवाओं ने 3 दिन तक भारत में जो हलचल मचाई, उन्हें हम इतिहास के काले पन्ने भी कह सकते हैं। इन्होंने ताज अटैक पर किया अटैक, इन्होंने शिवाजी टर्मिनल पर अटैक किया, यानी कि इन 3 दिनों तक लगातार भारतीय सेना की तरफ से और इन आतंकवादियों की तरफ से पूरी दिल्ली, पूरे मुंबई, क्या पूरे भारत को दहला दिया था, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन सभी में से 9 को मार दिया गया था, बस एक कसाब बचा था, उसे पकड़ लिया था, जिसे वर्ष 2012 में फांसी पर लटका दिया था। कुल मिलाकर ये अटैक भी
डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुआ। इस अटैक ने भारत में सुरक्षा घेरे को लेकर बहुत सी चिंताएं व्यक्त की। ये अटैक हुआ, इसके बारे में पूरी वीडियो आपको जरूर मिलेगी, कुछ ही समय बाद आ जाएगी। एक अटैक से हम थोड़े से निपटे ही थे, इससे थोड़ा सा भुलाया था। हर वर्ष इसकी वर्षी मनाई जाती है, उन लोगों को याद किया जाता है जिनका कोई मतलब नहीं था, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिसमें सिविलियन ज्यादा थे, कुछ पुलिस वाले भी थे। इतनी कहानी घटती हुई थी कि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझने लग गई थी। 2008 का वो दौर है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा बने थे। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी इतनी आई कि लोगों के पास पैसा तक नहीं था। अगर हम पूरी दुनिया की सापेक्षता, पूरी दुनिया की तुलना भारत से करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बैंकिंग सिस्टम था वो बहुत जबरदस्त था। इस अच्छे बैंकिंग सिस्टम की वजह से भारत पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। 2008 में शुरू हुई मंदी 2009 में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। पूरी दुनिया परेशान थी, अमेरिका जैसे देश परेशान थे, क्योंकि वहां का बैंकिंग सिस्टम भी गड़बड़ा गया था। लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बैंकिंग सिस्टम इतने अच्छे से काम कर रहा था कि जो पूरी दुनिया में समस्या आई थी, ये आर्थिक संकट पूरी दुनिया में आया था, इससे भारत को लगभग उबार दिया था। इतना प्रभाव भारत पर प्रभाव तो पड़ा था, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना कि पूरी दुनिया के तमाम यूरोपीय कंट्री और जो डेवलप्ड कंट्री थे उन पर पड़ा। इनका कार्यकाल सही चल रहा था। वर्ष 2009 आया और वर्ष 2009 में इनके द्वारा एक और बढ़िया एक्ट पारित किया गया, जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी इन्हीं के द्वारा पारित किया गया, जिसे आज एक मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। राइट टू एजुकेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही लाया गया। आगे कार्यकाल चल ही रहा था कि अब कुछ इनका नाम कुछ घोटालों में भी फंसा, उन्हें थोड़ा देखेंगे ध्यान से। जैसे सबसे पहला घोटाला है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2009 में हुआ। यह उस समय का कांग्रेस का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता था। इस घोटाले की अगर बात माने तो अगर उस समय के सूत्रों के अनुसार बात करें तो 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। ये 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बड़ा घोटाला है, स्पेशल वीडियो इस पर भी मिलेगी। पर थोड़ी सी बात बता दें कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनी होती हैं ये अपनी फ्रीक्वेंसी बेचती हैं। जैसे मुझे अपना कोई रेडियो स्टेशन खोलना है या कोई टेलीविजन स्टेशन खोलना है खुद का, जैसे तुमने देखा होगा बिग FM 92.7, ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है 92.7। जैसे ये फ्रीक्वेंसी ऐसे चल रही है, ऐसे अगर इसे हमें खरीदना है, मुझे अपना कोई रेडियो स्टेशन चालू करना है, जैसे 98.3 मिर्ची वाले चलाते हैं, 102.5 चलाते हैं, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी खरीदी जाती हैं। तो ये जो खरीदती हैं, ये जो होती हैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। उस समय टेलीकॉम मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो ए राजा थे। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ए राजा हुआ करते थे। इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन फॉर्म निकाले थे कि जो भी व्यक्ति इन्हें खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। लगभग 576 एप्लीकेशन आए थे, 576 एप्लीकेशन आए थे, जिनमें 46 कंपनी ने ये एप्लीकेशन फॉर्म खरीदे थे। ये फॉर्म खरीदे गए, भरे गए, सबमिट हो गए और बहुत सी कंपनी थी जिन्होंने इनका फायदा उठाया। लेकिन इतने बड़े लेवल पर धनराशि ली गई कि जब कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जैसे कैग CAG जानते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस पूरे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यानी इसका इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इस घोटाले से पूरा भारत सन्न हो गया। लगातार घोटाले पर घोटाले होते ही जा रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि आज भी सबके दिलों में बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, इसकी संसदीय कमेटी का भी गठन हुआ था, जॉइंट पब्लिक कमेटी, जिसे हम संयुक्त संसदीय समिति भी कहते हैं। इस कमेटी का भी गठन हुआ। इस कमेटी में ए राजा दोषी पाए गए, लेकिन मनमोहन सिंह का यहाँ कोई नाम नहीं था। लेकिन बेशक नाम नहीं सही, आप एक राजा हैं, आपकी मिनिस्ट्री आपके नीचे काम करती है, तो कहीं ना कहीं इस बात का आरोप आप तक पहुंचता ही है। मनमोहन सिंह बड़े सुंदर और स्वच्छ छवि के इंसान हुआ करते थे। राजनीतिक कैरियर में भी उन पर ऐसा कोई दाग नहीं लगा था, लेकिन
उनके द्वारा चलाई गई सरकार पर लग रहा था। इस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से ही हम निकल पाते कि उसी समय एक और बड़ा घोटाला हमें देखने को मिला, जिसे हम कोयला आवंटन घोटाला कहते हैं, जो 2012 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। कोयला आवंटन घोटाला यानी कि यहां मनमोहन सिंह के द्वारा ही एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जितनी भी भारत में कोयला की खदानें हैं, इन कोयला की खदानों का जितना भी ठेका है या ठेकेदारी है, ये सब प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे, और तमाम प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, इसका ठेका दिया गया। ये पॉलिसी खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने हाथों द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि कोयला आवंटन घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला निकला। कोयला आवंटन घोटाले में डॉक्टर मनमोहन सिंह तक भी छीट गई। हालांकि वो अलग बात है कि उन्हें क्लीन चिट दी गई, बहुत से लोग इसमें फंसे और बहुत से लोग ही इसमें विलुप्त पाए गए। एक बड़ा घोटाला एक था, और एक तीसरा घोटाला और हुआ था, जिसे हम कॉमनवेल्थ घोटाला कहते हैं। कॉमनवेल्थ घोटाला ये सरकार की थोड़ी सी नाकामयाबी को भी दिखाता है। कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ, ये कॉमनवेल्थ घोटाला कहलाता है, ये 2010 का है। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ का मतलब होता है राष्ट्रमंडल। जिन देशों पर ब्रिटेन ने शासन किया था, उन देशों का एक ग्रुप है, उन देशों का एक समूह है कॉमनवेल्थ, जिसके गेम्स होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। 2010 में भारत ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में कराए थे, जिसके लिए स्पेशली खेल गांव बनाया गया था, स्पोर्ट्स सिटी, स्पोर्ट्स विलेज बनाया गया था, खेल गांव बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि इसमें खिलाड़ियों के लिए एयर कंडीशनर, एसी भी जो लाए गए थे, वो विदेशों से खरीदे लाए गए थे, किराए पर विदेशों से लाए गए थे। ऐसा माना जाता था कि अगर इन एसियों का इंडिया खुद यहाँ निर्माण कर लेता तो उस किराए से कम की पड़ती। इतना बड़ा घोटाला। एक और बड़ा घोटाला था, जिसे हम कॉमनवेल्थ घोटाले के रूप में भी जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर ये 3 आरोप बहुत बड़े आरोप थे। एक पहला आरोप पहले ही आ चुका था, जो आरोप 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का था। दूसरा था कोयला आवंटन घोटाले का था। कोयला आवंटन घोटाले का तो बहुत ही ज्यादा था, 26 लाख करोड़ का घोटाला था। 26 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कोयला आवंटन घोटाला माना जाता है। आवंटन का मतलब समझिए कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कौन सी कंपनी कहां से खदान को काम करेगी। और एक और बड़ा घोटाला कौन सा था? कॉमनवेल्थ घोटाला था। इन 3-4 घोटालों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो छवि थी, उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया था। उसी समय 2012 में एक और बड़ी कहानी देखने को मिली कि एक भारत के बहुत बड़े समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं और आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। आधुनिक भारत के उन्हें गांधी भी कहा जाता है, जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं, जिनका नाम था अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के बारे में सब जानते हैं, एक समाज सेवक भी हैं और आंदोलनों के प्रणेता हैं, आधुनिक भारत के गांधी कहे जाते हैं। ये पिछले कई वर्षों से सरकार से डिमांड कर रहे थे कि भारत में लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए। इनकी एक डिमांड थी कि भारत में लोकपाल की स्थापना हो जाए। लेकिन लोकपाल के बारे में थोड़ा सा समझिए, लोकपाल का क्या है महत्व। लोकपाल सबसे पहले दुनिया में कहीं आया था, वो स्वीडन में आया था। स्वीडन में लोकपाल की स्थापना हुई थी। स्वीडन में से ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं, स्वीडन में से ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं। ये दुनिया में सबसे पहली बार स्वीडन में आया था, जिसे ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं। ये लोकपाल भारत में कहा जाता है, लेकिन दुनिया में से ओम्बुड्समैन के नाम से ही जाना जाता है। ये लोकपाल शब्द के प्रतिपादक जो कहे जाते हैं, वो लक्ष्मीमल सिंघवी को कहा जाता है। लक्ष्मीमल सिंघवी यानी ओम्बुड्समैन का परिवर्तित नाम या एडिटिंग करके या प्रतिपादित करके नाम लोकपाल LM सिंघवी ने दिया था। और इसका प्रपोजल सबसे पहले 1964 में ही हमें देखने को मिला था। 1964 में ये शब्द आ गया था और कहा था कि भारत में प्रशासनिक सुधारों में सुधार करने के लिए या भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए लोकपाल जैसी संस्था भारत में आना जरूरी है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना भी हुई थी। प्रारंभ में 1964 में ही प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना भी हुई थी, लेकिन इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई बनाए थे और बाद में के हनुमंतैया बना दिए थे। और इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी 68-69 में, लेकिन इस पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। इतनी बड़ी संस्था के लिए 1964 से लड़ाई चल रही थी और ये लड़ाई 64 से चलते चलते 2012 तक आ गई, 2012 तक। अन्ना हजारे इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हुआ करते थे, इसीलिए वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर एक महा आंदोलन कर दिया।
यह आंदोलन सिर्फ लोकपाल का आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, इस आंदोलन ने पूरी सत्ता की सत्ता हिला दी थी। वास्तव में कांग्रेस का सत्ता में से जाना और मोदी जी का आना, यानी विशेषकर बीजेपी का आना, अपने आप में इस आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा है। आंदोलन हुआ और इतना बड़ा आंदोलन था, इस आंदोलन की बस एक ही मांग थी कि लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए हर हालत में। लोकपाल के लिए आनंद हो रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, कुमार विश्वास भी थे, मनीष सिसोदिया भी थे, अन्य लोग भी थे। 2012 का केस था। इस आंदोलन को लेकर इतना बड़ा हंगामा पूरे भारत में सिर्फ एक बात थी कि लोकपाल चाहिए, अब हमें लोकपाल से कम कुछ नहीं चाहिए। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एक्शन में भी आई, और जैसे ही वो एक्शन में आई, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा बन गया था, इलेक्शन का एजेंडा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम लोकपाल लेकर आएंगे। कांग्रेस की समझ में आ गया था कि अगर लोकपाल आने से सरकार बच सकती है तो हमें लोकपाल लाना चाहिए। इसीलिए तुरंत की तुरंत कांग्रेस सरकार एक एक्ट लेकर आई, जिस एक्ट को कहते हैं हम लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। यह लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में ला दिया गया था। जैसे ये बिल आया, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकसभा में लाया गया, राज्यसभा में लाया गया, दोनों जगह से ये बिल पास हो गया। और यहां से पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, उन्होंने इस पर साइन कर दिए। और ये भारत में लोकपाल का जो सिर्फ बिल था, वो अब क्या बन चुका था, वो एक्ट बन चुका था, कानून बन चुका था। लोकपाल कानून 1 जनवरी 2014 को आ गया था, सब कुछ बना दिया था, पूरा परफॉर्मा बना दिया था, सब कुछ कर दिया था। इलेक्शन शुरू होने थे, सीधा सा मतलब था। कांग्रेस सब कुछ कर चुकी थी, लोकपाल दोनों हाउस से पास करा दिया था, राष्ट्रपति साइन करा दिए थे, इसका पूरा परफॉर्मा बना दिया था कि लोकपाल में कितने मेंबर होंगे, क्या कार्यकाल होगा, क्या कार्य होगा, क्या अवधि होगी, कहां तक ये काम करेगा, कितना भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा, किसकी जांच कर सकता है, ये अर्ध न्यायिक है या न्यायिक है, ये सब पूरा कानून बना दिया था। जनवरी की बात थी। फरवरी मार्च शुरू होता है, अप्रैल में इलेक्शन होने थे, इलेक्शन हुए। यानी कांग्रेस सब कुछ कर गई थी, बस एक काम नहीं किया था कि इस लोकपाल में, ये जो लोकपाल है इसमें मेंबर्स की नियुक्ति होनी थी 1+8, इसमें यानी मात्र टोटल 9 सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, इसमें मात्र 9 सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, यानी 1+8 9 सदस्यों की नियुक्ति होनी थी। बस इतना सा काम छोड़ा था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद पूर्ण बहुमत से, इतने बड़े बहुमत से बीजेपी पहली बार सत्ता में आई। वर्ष 2014 में एक नारा चला करता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, और भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। जिस बीजेपी का ये एजेंडा था 2014 में कि अगर हम सत्ता में आए तो लोकपाल लेकर आएंगे। अब खास बात देखिएगा, लोकपाल तो पहले ही आ चुका था, लोकपाल का एक्ट आ चुका था, लोकपाल के लिए कानून बन चुका था, सब कुछ बन चुका था लोकपाल के लिए। बस बीजेपी के लिए इतना काम छोड़ा था, विशेषकर प्रधानमंत्री जी के लिए बस इतना काम छोड़ा था कि उन्हें सिर्फ 9 सदस्यों की नियुक्ति करनी थी। ये संस्था आखिरकार है क्या, जो लोग इतना हिचकिचाते हैं इससे? 1964 से बात चली 2014 में जाकर एस्टेब्लिश होती है, और फिर जब सत्ता में सरकार आई 2014 में नई, जिसके मैन्युफैक्चर में सबसे पहले था, आप यकीन मानिए 2014 से लेकर 2019 तक लोकपाल की नियुक्ति ही नहीं हुई। सिर्फ मोदी जी को इतना काम करना था कि इसमें 9 सदस्यों की नियुक्ति करनी थी। 5 वर्ष लगा दिए इन 9 लोगों की नियुक्ति करने में, सिर्फ 9 लोगों की नियुक्ति नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा, लेकिन सरकार ने नियुक्ति नहीं की। लोग इतना क्यों डरते हैं, लोग क्यों डरेंगे, सरकार क्यों डरती है इतना? 1964 में पहली बार शब्द आया था, तब से लेकर लगातार प्रयास होते रहे। 64 से 2014 तक, 64 से 2014 यानी लगभग 50 सालों में तो ये स्टेब्लिश हुआ। और जब स्टेब्लिश हो गया, सब कुछ हो गया, तो सिर्फ 9 सदस्यों की ही तो नियुक्ति करनी थी। उन 9 सदस्यों की नियुक्ति करने में पूरे 5 साल लगा दिए। ये सरकार क्यों डरती थी? कोई भी सरकार सही, सब डरते थे, क्योंकि लोकपाल एक ऐसी संस्था है जिसके पास खुद का अपना कोर्ट है, खुद इंक्वायरी करती है, खुद जांच करती है, खुद न्याय देती है, खुद सुनाती है। एक ऐसी संस्था थी, सब लोग डर रहे थे कि इसकी नियुक्ति करें न कहीं ये भ्रष्टाचार पर पूर्णतः रोक लगाने वाली संस्था थी। 2019 आया, 2019 में इलेक्शन हुए,
मोदी जी अगेन आ रहे थे, सबको पता चल गया था, लहर दोबारा थी कि हाँ मोदी जी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया जो सबके लिए अचंभित करने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट आदेश दिया कि आप इलेक्शन के रिजल्ट तब आउट करेंगे जब तक कि सरकार इन 9 लोगों की नियुक्ति ना कर दे। और आप मानिए यकीन, विद इन 24 आवर, मात्र 24 घंटे के अंदर सरकार के द्वारा 9 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई थी। जो सरकार 5 साल में नियुक्ति नहीं कर पाई थी, उसने मात्र 24 आवर, 24 घंटे में इनकी नियुक्ति कर दी थी। और इस प्रकार भारत में लोकपाल की स्थापना तो हो गई। लोकायुक्त तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन वो राज्यों की मर्जी से चल रहा है, इस एक्ट की मर्जी से नहीं चल रहा। लेकिन आज तक लोकायुक्त की सही से नियुक्ति नहीं हुई। आरोप प्रत्यारोप तो सरकारों पर लगते ही रहते हैं। अब अगली कंडीशंस में, यानी अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे। आशा है आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही होंगी। आप ऐसे ही देखते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। जय हिंद।